जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। हम सब दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत दोस्तों आज हम सब पढ़ने वाले अंतरिम सरकार के बारे में, यानी इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में। इससे बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और यह बहुत ही आसानी से इससे आप नंबर गेन कर सकते हैं। तो आज हम दोस्तों अंतरिम सरकार को उसी रूप में पढ़ने वाले हैं जिस रूप में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। टू दी पॉइंट चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, इधर उधर की कोई कहानी नहीं पढ़ेंगे, ताकि आपका कम समय में यह अंतरिम सरकार वाला जो टॉपिक्स है वो बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए। आप सब जानते हैं दोस्तों, यह जो सीरीज चलाई जा रही है इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था की, यह 3 एग्जामों को लेकर दोस्तों तो फुली रूप से डेडिकेटेड रूप से यह चलाई जा रही है। एक हमारा दोस्तों जो RO जिसको समीक्षा अधिकारी का सहायक समीक्षा अधिकारी बोला जाता है, इसका पेपर 2023 में होने वाला है। और जो दोस्तों UPPCS 2024 और IAS 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों यह एकदम स्पेशल रूप से यह सीरीज चलाई जा रही है। बाकी आप सब जानते हैं दोस्तों कि इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था सभी के सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन सब पॉइंट को ध्यान में रख के दोस्तों PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके दोस्तों यह सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है। और यह जो दोस्तों इंडियन पॉलिटी की सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों, यह जो भारतीय राज्य व्यवस्था की जो सबसे अच्छी बुक मानी जाती है दोस्तों M लक्ष्मीकांत, तो उस बुक से दोस्तों इसको तैयार किया गया। इसके जो कंटेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और इस बुक के पढ़ने के आधार पर दोस्तों इसको तैयार किया गया है। तो आप सबके बाद दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था की यह बुक होनी चाहिए अगर आप अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, ताकि आपको दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अंतरिम सरकार का जो खंड उस बुक में दिया गया होगा, वहाँ से आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको बुक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, और आपको यह पता चलता रहेगा कि किस तरह से आपको बुक को पढ़ना है और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपके पास दोस्तों यह बुक ना हो तो आपके भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी की दोस्तों कोई ना कोई बुक होनी चाहिए। कोशिश करिएगा कि आप सबके पास यही बुक हो तो बहुत अच्छा है। आप जाके बुक से वीडियो देखने के बाद 2-3 बार वीडियो देखने के बाद आप अंतरिम सरकार का जो टॉपिक्स होगा उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, तो इसकी गारंटी दोस्तों फिर आपसे अंतरिम सरकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। और यह सीरीज़ दोस्तों एकदम हैंड रिटन फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। पूरा टू दी पॉइंट चीज़ों को लेके हम चलेंगे दोस्तों। तो आप सब बस क्या करते रहिएगा, आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुनते रहेंगे, और जहाँ पे ज़रूरत हो दोस्तों आप अपना नोट्स भी बना लेंगे, ताकि आपको एग्जाम के समय में क्या होगा, रिवाइज करने में बहुत ही आसानी से आप कम समय में रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए अब हम सीधे सीधे देखते हैं कि अंतरिम सरकार से किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंतरिम सरकार के बारे में हम देखने वाले हैं। तो यह अंतरिम सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट की हम दोस्तों बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द जो देख रहे हैं दोस्तों अंतरिम, इस शब्द का मतलब क्या होता है। जब तक हम इस शब्द का अर्थ ही नहीं समझेंगे तो हम अंतरिम सरकार को दोस्तों नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ एक शब्द है दोस्तों अंतरिम। तो अंतरिम का अर्थ होता है दोस्तों किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व अंतिम निर्णय तक लिया गया अस्थायी फैसला। यानी यहाँ जो अंतरिम का मतलब होता है दोस्तों, एक तरह से यह अस्थायी फैसले की बात करता है। अस्थायी फैसला किस तरह का अस्थायी फैसला दोस्तों? किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व अंतिम निर्णय तक लिया गया फैसला है। तो यहाँ जो अंतरिम सरकार की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंटरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार का मतलब यह हो जाएगा दोस्तों। आप ऐसे देखेंगे तो अंतरिम सरकार को दोस्तों हम अनंतिम सरकार के भी रूप में भी बोलते हैं। इसको अंतरिम सरकार भी बोला जाता है और अनंतिम सरकार भी बोला जाता है। इंग्लिश में दोस्तों इसी को इंटरिम गवर्नमेंट बोली जा रही है। तो आपने अंतरिम का जब अर्थ समझ लिया तो उसी तरह से दोस्तों पूर्ण सरकार, यानी अभी जैसे आपने देखा कि कोई फैसला अगर हम ले रहे हैं तो पूर्ण फैसले से पहुंचने से पहले जो अंतिम निर्णय लेते हैं अस्थायी निर्णय, वही होता है अंतरिम निर्णय। इसी तरह दोस्तों जो फाइनल सरकार जो बनाई गई भारत में, जो पूर्ण सरकार बनाई गई दोस्तों, तो उस पूर्ण सरकार के बनाने से पहले जो अंतिम सरकार बनाई गई, अस्थायी सरकार बनाई गई, उसी को अंतरिम सरकार बोला गया। इस अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया जाता है। तो यहीं से दोस्तों सीधे सीधे अब क्वेश्चन बनेंगे। तो आपने इसका परिभाषा समझ लिया। अब आप देखेंगे दोस्तों कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सारी चीज़ें दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस होगी। पूरी किताब M लक्ष्मीकांत ये नहीं पढ़ाई गई, M लक्ष्मीकांत की अंतरिम सरकार से दोस्तों वही चीज़ें उठाई गई है जहां से एग्जाम से क्वेश्चन बनता रहता है। तो आप बढ़िया से ध्यान से सुनते रहेंगे और नोट्स भी बनाते चलेंगे। अब देखते हैं हम दोस्तों सबसे पहले इस अंतरिम सरकार के बारे में। तो देखिए अंतरिम सरकार का दोस्तों जो गठन किया जाता है वह 1946 में किया जाता है, 2 सितंबर को किया जाता है। तो आपको दोनों दोस्तों यह चीज़ें याद रहनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था, तो 1946 में होता दोस्तों, 1946
में होता है और 2 सितंबर को होता है। तो यह डेट भी याद रहना चाहिए कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। इसी को अनंतिम सरकार भी बोला जाता है और इसका जो गठन किया जाता है दोस्तों वह नवनिर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। यानी जो भारत की नवनिर्वाचित संविधान सभा बनाई गई थी उसी संविधान सभा के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया जाता है। और यह अंतरिम सरकार दोस्तों 15 अगस्त 1947 तक कायम रहती, क्योंकि दोस्तों 15 अगस्त को ही दोस्तों हमारा देश स्वतंत्र हो जाता है, यानी हमें आज़ादी मिल जाती है। तो इस अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को होता है और 15 अगस्त 1947 तक दोस्तों यह अंतरिम सरकार क्या होती है, भारत में कायम रहती है। तो यहाँ तीनों ही दोस्तों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया, सीधे सीधे क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जब जाके देखेंगे दोस्तों तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो सीधे सीधे सारे पॉइंट क्वेश्चन ही, इसलिए आप पॉइंट को अच्छे से सुनिएगा क्योंकि वही चीज़ें आपसे पढ़ाई ही जा रही है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अंतरिम सरकार के बारे में आप इतना बेसिक चीज़ याद रखिएगा। और क्या याद रखिएगा दोस्तों अंतरिम सरकार के बारे में, देखिए और आप यह याद रखिएगा कि अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे दोस्तों वह वायसराय की कार्यकारी परिषद के ही सदस्य थे। यानी जो अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे, इंटरिम गवर्नमेंट के जो भी सदस्य थे दोस्तों, वह जो भारत में वायसराय की कार्यकारी परिषद होती थी उसी कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वायसराय परिषद का दोस्तों क्या बना रहा, प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को क्या किया गया, परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। यानी जो कार्यकारी परिषद होता था दोस्तों, या अंतरिम सरकार के सदस्य इसी कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। तो यह जो दोस्तों एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अगर हम बात करें, कार्यकारी परिषद की बात करें दोस्तों, तो इसका जो प्रमुख था दोस्तों वह मेन कौन था, वह वायसराय ही होता था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों इसका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था कार्यकारी परिषद का, तो इसका उपाध्यक्ष दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। तो आप यह पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ से भी क्या हुआ है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वायसराय खुद कार्यकारी परिषद का प्रमुख होता था, लेकिन उस कार्यकारी परिषद का दोस्तों जो उपाध्यक्ष बनाया गया था वह जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। तो अंतरिम सरकार के बारे में दोस्तों आप इतना चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा अंतरिम सरकार में दोस्तों क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता, अब हम चलने वाले दोस्तों अपने मेन पार्ट पर। देखिए अंतरिम सरकार में दोस्तों आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उस अंतरिम सरकार में जो विभाग और जो मंत्रालय बनाए गए थे दोस्तों, वह विभाग और मंत्रालय किस व्यक्ति के पास थे। यहीं से आप देखेंगे दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे, तो यहीं से दोस्तों क्या किया जाता है, बड़ी मात्रा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सा विभाग या कौन सा मंत्रालय किस व्यक्ति के पास था, सीधे सीधे अंतरिम सरकार में यहीं से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों इस अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग कौन सा मंत्रालय किस व्यक्ति के पास था, आप उसको सीधे सीधे याद रखिएगा। तो देखिए इसमें दोस्तों 14 महत्वपूर्ण विभागों को लिया गया है और उन्हीं विभागों को लिया गया दोस्तों जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 14 महत्वपूर्ण विभागों को लिया गया है। आप इनको दोस्तों अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। इन सब चीज़ों को क्या करना पड़ता है दोस्तों, देखिए कुछ चीज़ें हमारे समझने के लिए होती है और कुछ चीज़ें हमारे याद करने के लिए होती है। दो चीज़ें होती है, एक हमारे याद रखने के लिए होती है, एक होती है दोस्तों हमारे समझने के लिए जहाँ हमको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ता है। तो देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वह भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों उनको हमको सीधे सीधे याद रखना पड़ता है। याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो जहाँ समझना है वहाँ आप समझिएगा, जो चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों वह सीधे सीधे आप चाहे जिस माध्यम से आप उसको याद कर लीजिएगा। देखिए अब हम बात करें दोस्तों इस अंतरिम सरकार में, जिस अंतरिम सरकार का गठन दोस्तों 2 सितंबर 1946 को हुआ था, इस अंतरिम सरकार में कौन सा मंत्रालय किस किस व्यक्ति के पास था। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जी के पास दोस्तों कौन सा मंत्रालय था, तो इनके पास आप देख रहे हैं दोस्तों राष्ट्रमंडल संबंधी मंत्रालय था और विदेश से संबंधित मामले था। यानी जो फॉरेन अफेयर्स वाले मामले थे दोस्तों, जो विदेश से संबंधित मामले थे, या किसके पास थे दोस्तों अंतरिम सरकार में, या जवाहरलाल नेहरू जी के पास थे। और जो राष्ट्रमंडल होता दोस्तों जो हमारा कॉमनवेल्थ से संबंधित मामले थे वह भी किसके पास थे, वह जवाहरलाल नेहरू जी के पास थे। अब हम बात करते हैं अगला मंत्रालय। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास कौन सा मंत्रालय था, तो इनके पास दोस्तों गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय यानी जिसको हम बोलते हैं दोस्तों होम मिनिस्ट्री, वह होम मिनिस्ट्री किसके पास थी दोस्तों, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी दोस्तों किसके पास था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ही पास था अंतरिम सरकार में। अब आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
प्रसाद जी के पास कौन सा मंत्रालय था? तो याद रखिएगा दोस्तों, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किसके पास था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। यानी जो खाद्य से संबंधित और कृषि से संबंधित मंत्रालय 1946 के अंतरिम सरकार के किसके पास था दोस्तों? तो वह था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। तो यह भी आप याद रखिएगा। और हम बात करें महत्वपूर्ण मंत्रालयों के बारे में, तो देखिए अब आपसे यह भी पूछा जाएगा कि जॉन मथाई जी के पास कौन सा मंत्रालय था? तो इनके पास दोस्तों उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति से संबंधित मंत्रालय था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरिम सरकार में उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति से संबंधित मंत्रालय किसके पास था? यह मंत्रालय दोस्तों जॉन मथाई जी के पास था। नेक्स्ट, जगजीवन राम जी के पास दोस्तों कौन सा मंत्रालय था? तो इनके पास दोस्तों श्रम विभाग से संबंधित मंत्रालय था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अंतरिम सरकार में श्रम विभाग से संबंधित मंत्रालय किसके पास था? तो यह दोस्तों जगजीवन राम जी के पास था। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि सरदार बलदेव सिंह के पास कौन मंत्रालय था? तो इनके पास दोस्तों रक्षा विभाग यानी डिफेंस से संबंधित मंत्रालय इनके पास थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतरिम सरकार में दोस्तों रक्षा विभाग या डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास थी दोस्तों? तो सरदार बलदेव सिंह के पास क्या था? रक्षा विभाग यानी डिफेंस से संबंधित मंत्रालय था। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों तो CH भाभा जी के पास दोस्तों कौन सा मंत्रालय था? तो इनके पास दोस्तों कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय था। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अंतरिम सरकार में कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय किसके पास था दोस्तों? तो यह CH भाभा जी के पास था। यह आप याद रखिएगा। एक महत्वपूर्ण मंत्रालय और क्या है दोस्तों? वह है कि लियाकत अली खान जी के पास कौन सा मंत्रालय था? तो इनके पास दोस्तों वित्त विभाग से संबंधित मंत्रालय था। यानी आप सब जानते हैं दोस्तों यह एक महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है दोस्तों किससे? फाइनेंस से संबंधित अगर पूछा जाए दोस्तों अंतरिम सरकार में मिनिस्ट्री किसके पास थी? तो वित्त मंत्रालय दोस्तों जो अंतरिम सरकार में था वह लियाकत अली खान जी के पास था। अब पूछा जाए कि अब्दुल रब निस्तार के पास कौन सा मंत्रालय था? तो इनके पास था दोस्तों डाक एवं वायु से संबंधित मंत्रालय। यानी अंतरिम सरकार में डाक एवं वायु से संबंधित मंत्रालय किसके पास रहता है दोस्तों? तो वह रहता है अब्दुल रब निस्तार जी के पास रहता है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? वह है कि आसफ अली जी के पास कौन सा मंत्रालय था? तो इनके पास था दोस्तों रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय था। यानी अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए कि अंतरिम सरकार में रेलवे यानी रेलवे जिसको बोला जाता है दोस्तों और परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट से संबंधित मंत्रालय किसके पास था? तो वह था दोस्तों आसफ अली जी के पास था। अब अंतरिम और उसका क्या पूछा जा सकता है? वह पूछा जाएगा दोस्तों कि C राजगोपालाचारी जी के पास कौन सा मंत्रालय था? तो इनके पास दोस्तों शिक्षा एवं कला से संबंधित मंत्रालय था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरिम सरकार में एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय किसके पास था? तो वह C राजगोपालाचारी जी के पास था। यानी कला और शिक्षा दोनों ही मंत्रालय दोस्तों C राजगोपालाचारी जी के पास था। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? वह है I चुंदरीगर के पास दोस्तों कौन सा मंत्रालय था? तो इनके पास था दोस्तों वाणिज्य मंत्रालय। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरिम सरकार में वाणिज्य यानी कॉमर्स से संबंधित मंत्रालय किसके पास रहता है दोस्तों? क्या रहता है दोस्तों? I चुंदरीगर के पास यह मंत्रालय था। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? वह है कि गजनफर अली खां के पास दोस्तों कौन सा मंत्रालय था? तो इनके पास भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण मंत्रालय था दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतरिम सरकार में दोस्तों हेल्थ मिनिस्ट्री यानी स्वास्थ्य से संबंधित मंत्रालय किसके पास था? तो यह रहता है दोस्तों गजनफर अली खान के पास रहता है। अंतिम मंत्रालय जो है दोस्तों वह है जोगेंद्र नाथ मंडल जी के पास दोस्तों कौन सा मंत्रालय था? तो इनके पास दोस्तों विधि से संबंधित मंत्रालय था। यानी विधि यानी लॉ यानी कानून से संबंधित जो मंत्रालय होता है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरिम सरकार में यह मंत्रालय किसके पास था दोस्तों? तो यह मंत्रालय था दोस्तों जोगेंद्र नाथ मंडल जी के पास था। आपको दोस्तों यह 14 के 14 मंत्रालय बहुत ही अच्छे से याद रहने चाहिए। इनसे आप देखेंगे दोस्तों अगर आप PYQ लगाएंगे दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखेंगे तो सीधे सीधे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अंतरिम सरकार में कौन सा मंत्रालय किनके पास रहता है। तो आपको यह चीज़ें याद होनी चाहिए और खासकर दोस्तों जो महत्वपूर्ण मंत्रालय वह तो आपको दोस्तों हमेशा के लिए याद होनी चाहिए। एक बार फिर से आपको देखिए दोस्तों ध्यान से आप सुन लीजिएगा कैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी के पास कौन सा मंत्रालय था? तो राष्ट्रमंडल संबंधित था, विदेश मामले से संबंधित था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास कौन सा मंत्रालय था? तो गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा मंत्रालय था? तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। जॉन मथाई के पास कौन सा मंत्रालय था? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति से संबंधित मंत्रालय था। जगजीवन राम जी के पास कौन सा मंत्रालय था? श्रम विभाग से संबंधित मंत्रालय था। सरदार बलदेव सिंह के पास कौन सा मंत्रालय था? रक्षा विभाग था। CH भाभा जी के पास कौन सा मंत्रालय था? कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय था। लियाकत अली खां के पास दोस्तों कौन सा मंत्रालय था? वित्त विभाग यानी फाइनेंस
फाइनेंस से संबंधित मंत्रालय था। अब्दुल रब निस्तार के पास दोस्तों कौन सा मंत्रालय था? डाक एवं वायु मंत्रालय था। आसफ अली के पास कौन सा मंत्रालय था? रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय था। सी राजगोपालाचारी भी दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, इनके पास कौन सा मंत्रालय था? शिक्षा एवं कला से संबंधित था। आई चुंदरीगर के पास दोस्तों कौन सा मंत्रालय था? तो वाणिज्य यानी कॉमर्स से संबंधित मंत्रालय था। गजनफर अली खां के पास दोस्तों कौन सा मंत्रालय था? तो स्वास्थ्य से संबंधित मंत्रालय था। जोगेंद्र नाथ मंडल जी के पास कौन सा मंत्रालय था? तो विधि संबंधित मंत्रालय था। तो यह 14 के 14 दोस्तों मंत्रालय आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से याद होने चाहिए, ताकि आपसे एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन कोई भी आए तो आप गलत ना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मंत्रालय के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप सब क्या करिएगा, यम लक्ष्मीकांत की बुक से जाके भी दोस्तों सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी दोस्तों बहुत ही लाभदायक होता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और आपके एग्जाम के हिसाब से। तो अगर दोस्तों आप सबको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, जो भी दोस्तों इस एग्जाम से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहा हो या किसी भी एग्जाम की अभी दोस्तों वह बैठने वाला हो। बाकी आप सब दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, स्टडी विथ रामा जो चैनल दोस्तों इसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे। कोई डाउट अगर रह जाता दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ना समझ में आई होंगी, तो आप क्या कर दिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में दे देंगे दोस्तों, तो उसका जरूर समाधान आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी आपको अगर कुछ भी लगता है, कुछ भी आपके लिए सीरीज निरंतर चलाई जा रही है, तो कोई भी डाउट रहेगा तो आप किसी भी वीडियो में जाके दोस्तों कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इसकी दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों नियमतः दोस्तों या पॉलिटी की जो सीरीज चलाई जा रही है, हर एक वीडियो दोस्तों आप क्या करते रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा, सुनते रहेगा, तो आपके दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी को मजबूती मिलती रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।